Today we are going to discuss about verb. What is verb? Verb क्रिया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? वर्ब को, वर्ब मीन्स एक्शन, मीन्स एक्टिविटी, मीन्स फंक्शन, any kind of movement, any function, any activity, any action is called verb. क्रिया, जो कुछ भी करते हैं वो क्रिया होती है। बहुत सिंपल है। वॉट एवर वी डू इज कॉल्ड वर्ब, मीन्स एनी काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। आई बात समझ में? वर्ब इसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड बोल सकते हैं या एक्शन बोलते हैं। वर्ब मीन्स एक्शन। वॉट एवर वी डू इज कॉल्ड एक्शन, मीन्स एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वर्ब, क्रिया। जो कुछ भी हम करते हैं वह क्रिया कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है। एनी एक्शन इज वर्ब। अब बहुत सारी वर्ब है हमारे पास। रन, प्ले, ईट, सिंग, राइट, स्पीक, लिसन, बाय, परचेज, नंबर ऑफ वर्ब्स। बहुत सारी क्रियाएं हैं हमारे पास। अब इस क्रिया को हमने दो भागों में बांट दिया। क्रिया दो प्रकार की होती है। वी कैन क्लासिफाई टू द वर्ब इन टू पार्ट्स। दो भागों में बांट सकते हैं क्रिया को। क्रिया दो प्रकार की होती है, सबने सीखा है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया सब जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसका कोई दूसरा नाम हो सकता है क्या? अनदर वर्ड, व्हाट विल बी अनदर वर्ड फॉर हेल्पिंग वर्ब? देयर आर नंबर ऑफ सिनोनिम्स जो आगे आएंगे या आगे इनकी भी नाम बात नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। जैसे ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, इनएक्टिव वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं और प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। दीज आर 5 अदर नेम्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इनके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के ये एडिशनल नाम हैं, इन नामों से भी हम इसको पुकार सकते हैं। फिर दूसरी मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। अब अभी जो मैंने एग्जाम्पल बोले थे, जैसे रन, ईट, प्ले, सिंग, दीज आर मेन वर्ब्स। एक्शन है ये। जो भी एक्शन करते हैं हम, जो हमें दिखाई देता है मानव जीवन के अंदर, सुबह उठते हैं घने काम करते हैं, वो सब एक्शन है, मतलब मेन वर्ब्स है। और इस मेन वर्ब को भी हम दो अलग अलग नाम और हैं इसके, इनसे हम जान सकते हैं। जैसे इसको हम बेसिक वर्ब भी कहते हैं और इसको हम एक्टिव वर्ब भी कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अब इस हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, मीन्स हेल्पिंग वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी।
अभी ऑक्सिलरी शब्द अभी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है। अब यहाँ क्लासिफाई होते ही नाम आ गए। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। तो एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, ये जैसे हमने सीखा है, सबने खूब संपर्क में आए हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। कहने का मतलब ये है, जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं अंग्रेजी में पहली बार, if you would like to speak any sentence in English first time, then you will have to use these primary auxiliaries. Do, does, did, is, are, was, were, has, have been, had been. These are the primary auxiliaries which are used at first time when we speak any sentence. But if you would like to speak the same sentence in English without changing its meaning, then you will have to use these modal auxiliaries. वही वाक्य, इंग्लिश का वही वाक्य अगर हम दोबारा बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बिना अर्थ बदले, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने का मंत्र क्या है, एक ही वाक्य को दोबारा बोलना आना चाहिए बिना अर्थ बदले। सेम सेंटेंस, हाउ कैन वी से ए सेम सेंटेंस इन इंग्लिश वंस अगेन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग? यू विल हैव टू यूज दिस मॉडल ऑक्सिलरी। इनका प्रयोग करके हम समझ सकते हैं, दोबारा बोल सकते हैं। अब अभी यहाँ मैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं समझा सकता, अभी मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि अभी हम उस लायक ही नहीं हुए कि हम इनका यूज़ सीख जाएं। यहाँ मैं एक वाक्य समझाता हूँ केवल कि हम कैसे बोलें, कैसे इनका यूज़ करें, किस तरह से इनका हम यूज कर सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, फर्स्ट टाइम हम वाक्य बोलें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे। सेकंड टाइम अगर हम वाक्य बोलेंगे उसी वाक्य को, तो हम फिर मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ यहाँ पे, जैसे आई वांट टू सी यू, ये एक वाक्य लिखा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई लाइक टू सी यू, यहाँ वांट की जगह में लाइक भी यूज़ कर सकता हूँ। आई लाइक टू सी यू, आई विश टू सी यू, आई डिज़ायर टू सी यू, आई वुड लाइक टू सी यू। तो आई वांट टू सी यू, इसी बात को दोबारा मैं ऐसे बोलूँगा, आई विल सी यू। अब यहाँ जो विल है, इस विल को वैसे तो हमने खूब पढ़ा है, फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन विल आई के साथ यूज नहीं होता। विल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। ही, शी, इट, नेम। आई के साथ तो शैल का प्रयोग करते हैं, यहाँ विल का प्रयोग किया, यानी यहाँ आई के साथ जब विल लग जाता है तो इसका अर्थ गागेगी से नहीं निकलता। आई के साथ विल लगते ही इसके अलग अलग कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। मॉडल ऑक्सिलरी है ये, यानी भावात्मक सा एक क्रिया भाव निकल जाते हैं। आई बात समझ में? तो विल का मतलब आई के साथ आ जाता, क्या क्या आ जाएगा, जैसे वांट, लाइक, विश। यानी जब हम मॉडल यूज़ करेंगे तो इसके यूज़ क्या क्या आ जाएंगे, क्या क्या अर्थ निकल जाएंगे। थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, सर्टेनिटी। दीज आर द 5 कंडीशंस विच कैन बी अप्लाइड टुगेदर विल when will be shifted together I और वी। आई और वी के साथ अगर विल लग जाता तो ये 5 कंडीशन अप्लाई हो जाती है। थ्रेट, धमकी, प्रॉमिस, वादा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, विलिंगनेस, इच्छा, सर्टेनिटी, निश्चितता। ये हो जाता है। तो ये कब समझ में आएगा, जब हम मॉडल्स सीखेंगे। ये मॉडल्स जो नाम सुना है, मॉडल्स मतलब मॉडल ऑक्सिलरी,
भावात्मक सहायक क्रियाएं। तो ये उस समय समझ में आएगा। आई बात समझ में? यहाँ भी केवल इतना समझना है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, ये इस तरह से होती है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। फर्स्ट टाइम इनका यूज़ करेंगे, उसी वाक्य को सेकंड टाइम बोलने तो फिर इनका यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लो, अब यहाँ ये इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव में बोल दूँ, जैसे आई डू नॉट वांट टू सी यू, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ, तो आई विल नॉट सी यू, इस तरह से बोलेंगे। आई बात समझ? तो मॉडल ऑक्सिलरीज कैसे यूज होती है, ये अनदर टॉपिक है। ये बहुत बाद में समझ में आएगा, जब हम ढंग से वाक्य बनाना सीख जाएंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाएंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट सब सीख जाएंगे, कनेक्टिव वगैरह लगाना सीख जाएंगे, कंजक्शन वगैरह, उसके बाद में आएगा ये टॉपिक, तब मॉडल ऑक्सिलरी समझेंगे, लास्ट का टॉपिक है। अभी के लिए इतना समझना है कि हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी, पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर? अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे हम फिर बात कर रहे हैं। अब आगे आगे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, यानी मुख्य क्रिया जो है इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। मुख्य क्रिया भी दो प्रकार की होती है, पहली ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब इसका दूसरा नाम है, ट्रांजिटिव को हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। मतलब सकर्मक। और दूसरी इंट्रांजिटिव होती है, मतलब नॉन ऑब्जेक्टिव। अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, खूब नाम खूब सुना है, लेकिन आज तक समझ भी नहीं आया ये सकर्मक और अकर्मक। अधिकतर गलत करते हैं, सकर्मक क्रिया आज तक समझ में नहीं आई, वाक्य लिखते हैं उसमें अंट संट तरीके से समझ रखा है। आज हम ढंग से समझेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी जिसमें कर्म विद्यमान होता है। कर्म, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म विद्यमान होता है, वे कर्म नाम सब ने सुन रखा है कि भाई कर्म होता है। अब कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म को हम कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ये सीखा हमने, इंग्लिश में सीखा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट। बस ये चलता रहेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी स्थान, मतलब कोई भी संज्ञा, नाउन। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन होता है। और एक शब्द सुना था हमने, सब्जेक्ट भी सुना था, ये एक सब्जेक्ट भी होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे संज्ञा काम करती है। सब्जेक्ट की जगह भी संज्ञा आती है और ऑब्जेक्ट की जगह भी संज्ञा ही आती है। फिर हमने अभी कल टॉपिक सीखा था प्रोनाउन। तो कई बार हम फिर क्या करते हैं, संज्ञा से दाब जाते हैं, तो फिर सर्वनाम यूज कर जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जगह सर्वनाम भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो ऐसी क्रिया जो किसी सब्जेक्ट को इंडिकेट करती है, सॉरी किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करती है, यानी जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। कैसे? कैसे? जैसे मैंने कहा ईट। अब ईट का मतलब, ईट का मतलब हमने सीखा था कि भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कमांड है, तो ईट का मतलब होता है खाओ। क्या खाओ? प्रश्न आ गया, क्या खाओ? तो क्या क्या जवाब दे दिया हमने कि भाई आम खाओ, अमरूद खाओ, रोटी खाओ,
बिस्किट खाओ, केला खाओ, मतलब क्या का जवाब मिल रहा है इसके अंदर। ईट का मतलब खाओ, तो प्रश्न है क्या खाओ, तो क्या का जवाब आ गया भाई आम खाओ। तो ये आम क्या है, आम क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है। तो ये ईट जो है ये सकर्मक क्रिया हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर जैसे आप यहाँ आ गया प्ले, प्ले का मतलब खेलो, क्या खेलो, हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो, क्या का जवाब आ रहा है। तो एक सीधी सी गणित है जिसमें क्या का जवाब आ जाए सकर्मक। सिंग, गाओ, क्या गाओ, सॉन्ग, गीत गाओ, क्या का जवाब आ गया, प्रार्थना गाओ, आई बात समझ। लोग मतलब देखो, क्या देखो, पक्षी देखो, कुत्ता देखो, घड़ी देखो, मारुति कार देखो, साड़ी देखो, क्या का जवाब आ गया, किताब देखो, सकर्मक क्रिया। लुक दैट बर्ड, वह पक्षी देखो, डू नॉट कैच दैट बटरफ्लाई, वो तितली मत पकड़ो, ईट मैंगो, आम खाओ। इस तरह से वर्ब हमने सीख रखी है, आगे नाउन प्लेस करके वाक्य बोलते चले जाओ। स्पीकर सामने है और लिसनर भी सुनने वाला सामने खड़ा है। दिन भर हम बातें करते हैं, अब वर्ब जिसको आने लग गई वो इंग्लिश में बात कर सकता है, इतना मैंने तुम्हें स्टैंड कर दिया। वर्ब प्लेस करो, उसके आगे नाउन प्लेस कर दो, बात हो गई। सुनने वाला और बोलने वाला आमने सामने है। घर में बात करते हैं, माँ बेटा, भाई बहन, सुनने वाला सामने खड़ा है, बोल सकते हैं अरे पानी लाना। सुनने वाले को चाहें तो हम उसका नाम भी ले सकते हैं, बोले मनीष ब्रिंग वाटर, दिनेश कैरी दिस टेबल आउटसाइड। इस तरह से बहुत सारे वाक्य बोल सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गई, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म स्पष्ट हो। सच वर्ब विच इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट को दर्शाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी जिसमें क्या का जवाब आ जाता है। ये क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे इस क्या को नोटिस करना है, लिख के देख लेना। जैसे सेल, बेचो, क्या बेचो, अब क्या का जवाब दे दो, घर बेचो, कपड़े बेचो, गाय बेचो, मिट्टी बेचो, कोयला बेचो, वाट एवर। तो क्या का जवाब आ रहा है इसमें, सकर्मक। बाय, खरीदो, क्या खरीदो, खरीदो, लेसन, सुनो। तो ये सब सकर्मक क्रियाएं, बहुत इजी। अगर क्या का जवाब आ रहा है तो सकर्मक क्रिया। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, नाम से स्पष्ट हो रहा है, बिना कर्म की, कर्म नहीं हो, अकर्मक है। सच वर्ब विच डज नॉट इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट मीन्स which does not indicate any noun is called intransitive verb, is called intransitive verb। ये ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे ये intransitive होना चाहिए।
आई बात समझ में? सच वर्ब विच डज नॉट इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट और एनी नाउन इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यानी जिसमें क्या का जवाब नहीं आता, जैसे लाफ। लाफ का मतलब हंसो। क्या हंसो? अब क्या का जवाब नहीं आ रहा है इसमें। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते एक बाल्टी हंसो, ये एक कुत्ता हंसो। क्या का जवाब नहीं है यहाँ पे। क्या ब्लैंक पड़ा है। रन दौड़ो। क्या दौड़ो? क्या का जवाब नहीं आ रहा। अब कोई कहे तेज दौड़ो तो तेज तो कैसे का जवाब आया कि कैसे दौड़ो। तेज दौड़ो लेकिन क्या दौड़ो। बात ना हो। क्या ना हो। नो रेस्पॉन्स। स्लीप सो। क्या सो? सो बस। सेट बैठो। बैठो। क्या बैठो? क्या का जवाब नहीं आ रहा। नो आंसर। वीप रो। क्या रो? रो बस। शाउट चिल्लाओ। पुकारो किसी को। क्या पुकारो? नो रेस्पॉन्स। आई बात समझ में? दीज आर इंट्रांजिटिबल। क्लियर हो गई बात? अकर्मक क्रिया है जिसमें कोई कर्म नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, अकर्मक। आगे बात समझ में? अब हम कैसे पहचाने कि कौन सी क्रिया सकर्मक है कौन सी अकर्मक है। अब जैसे मान लो मैं ऐसे बोल दूँ वाश। अभी वाश कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक? बताओ। अब वाश, वाश का मतलब दो। क्या दो? कपड़े दो, बर्तन दो, हाथ दो, पैर दो, गाड़ी दो। क्या का जवाब आ रहा? ट्रांजिटिव। आई बात समझ? जैसे मैं बोलूँ वियर पहनो। क्या पहनो? कपड़े पहनो, जूते पहनो। क्या का जवाब आ रहा? सकर्मक। आई बात समझ में? जैसे मैं बोलूँ टीयर, चीरो या फाड़ो। क्या फाड़ो? कपड़े फाड़ो। चीरो लकड़ी चीरो। क्या का जवाब आ रहा है? ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? अब ट्रांजिटिव वो होती है जिसमें क्या का जवाब आ जाए। अब जिसमें क्या का जवाब नहीं आए वो इंट्रांजिटिव होती है। आगे बात समझ में? अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो पहले भी समझ रखा हमने कि अब वर्ब की फॉर्म्स की बात कर सकते हैं अपन कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है मैंने बताया था, 5 फॉर्म ऑफ वर्ब। 5 फॉर्म्स होती है वर्ब की, यानी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। अब ये 5 फॉर्म्स कौन कौन सी होती है सबको पता है। जैसे एक वर्ब ले लिया हमने कोई भी, जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग और टू ईट। ये 5 फॉर्म हो गई, हर वर्ब की 5 फॉर्म होती है। आज तक हमने 3 ही सीखी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड किताबों में 3 ही लिखी हुई है। चौथी और पांचवी कहाँ है किताबों में? कोई कहेगा साहब किताबों में तो है ही नहीं। कैसे नहीं है किताबों में? है किताबों में। मार्केट में बुक है एक, लर्न इंग्लिश के नाम से। लर्न इंग्लिश के नाम से किताब है, लेखक है नेपाल सिंह तंवर।
उसकी किताब में ये 5 फॉर्म मिल जाएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब जो मैं बता रहा हूँ, कमांड, ईट, खाओ, तो वो सब इसमें अवेलेबल है, मिल जाएगा। इस तरह से वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। अब ये जो 5वीं फॉर्म है, अब ये जो 4th फॉर्म है, इसके और भी कई नाम हैं। इसको हम एक तो क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपल कह सकते हैं। पार्टिसिपल, जेरेंड, सिंथेसिस, इसको हम प्रोग्रेसिव वर्ब भी कह सकते हैं। प्रोग्रेसिव वर्ब भी कह सकते हैं, और इसी को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। ये अपने आप में एक एक टॉपिक हैं, ये जो आगे एडवांस ग्रामर में काम में आते हैं। आज तक केवल हमने इतना ही सीखा है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, बस इतना ही सीखा था। उसको 4th फॉर्म कहते हैं, और ये उसके नाम हैं, पार्टिसिपल, जेरेंड, सिंथेसिस, प्रोग्रेसिव वर्ब और वर्बल नाउन। फिर ये 5वीं वर्ब जो है, 5वीं फॉर्म जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं इसको। तो आज तक हमने सीखा था भाई, ईट का मतलब खाना, तो ईट का मतलब खाना नहीं होता। टू ईट का मतलब होता है खाना। रन का मतलब दौड़ना नहीं होता, रन का मतलब होता है दौड़ो। टू रन का मतलब होता है दौड़ना। सिंग का मतलब गाना नहीं होता, टू सिंग का मतलब होता है गाना। तो आप आज तक जो गलत कॉन्सेप्ट सीख रखा था, उसको हमें यहाँ करेक्ट कर लेना है। टू लगा के 5th फॉर्म के अंदर आता है ना। फर्स्ट फॉर्म में कमांड होता है, और अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम कमांड, कमांड नहीं, ऑर्डर ही नहीं, उसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है टेक दिस मेडिसिन 2 टाइम इन ए डे, ये दवाई दिन में 2 बार लो। मतलब वहाँ वो ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो वहाँ सजेशन दे रहा है तुम्हारे को कि लेनी चाहिए तुम्हारे को, अब लो या मत लो उसकी हेडेक नहीं है, वो उसने दवाई दे दी। आ गई बात समझ में। इस तरह से वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। वर्ब में केवल इतना ही सीखना है। इसके आगे अब अगला टॉपिक आएगा एडवर्ब, और फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर इंटरजेक्शन, उसके बाद में फिर सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए गुड डे।